स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सर्कल को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? एक ऐसे पॉइंट का लोकस, लोकस का मतलब कोई पॉइंट कैसे कैसे मूव करता है, तो जो उसका पाथ बनता है। जैसे मैं कहूँ कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे रहे कि इसकी इससे जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे मूव करेगा इस टाइप से। तो ये जो इसका मूवमेंट था, जो इसका पाथ था, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे, उसको हम सर्कल बोलते हैं। देखिए पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट, यहाँ पॉइंट आएगा। locus of a point which moves such that its distance from a fixed point always constant। यानी एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से, जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है z0। अब यहाँ एक पॉइंट है, उसकी ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये वेरी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है z, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। तो इस टाइप से ये जो पॉइंट है ना, ऐसे मूव करेगा। देखो तभी तो देखो ये डिस्टेंस सब कांस्टेंट होगी, और ये जो डिस्टेंस होती है ना, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको हम इसकी रेडियस बोलते हैं। यानी ये r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बनाए, इस टाइप से। फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट। तो अब देखो दो पॉइंटों के बीच की, z और z0 के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? z माइनस z0, इसका मैग्नीट्यूड। ये तो क्या होगी? पॉइंट z और z0 के बीच की डिस्टेंस। ये किसके इक्वल है? हमेशा कांस्टेंट है। और किसके इक्वल है? r के इक्वल है। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इट इज एक सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर क्या है? z0, रेडियस क्या है? स्मॉल r। तो ये अब इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये z माइनस z0 इक्वल टू r, ये वाली इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? ये वाली इक्वेशन इस पॉइंट, इसके ऊपर ये जितने भी पॉइंट है ना, ये जितने भी पॉइंट, इन सब को ये रिप्रेजेंट कर रही है, इन सभी पॉइंटों को। अब कई बार ऐसा होगा इक्वल का साइन नहीं होगा। इक्वल का साइन नहीं होगा तो क्या होगा? इनइक्वालिटी होगी। यानी अगर ऐसे लिखा है, इफ z माइनस z0 ग्रेटर देन r, देन इट इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। यानी तब वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो सर्किल के ऊपर के पॉइंट नहीं, सर्किल से बाहर के पॉइंट। यानी ये जो, जैसे ये सर्किल बनाया, ये इसका सेंटर z0, ये r, तो इसने इसका बाहर का, इस साइड का एरिया इसने रिप्रेजेंट किया, बाहर का एरिया, इट इज r। और सेकंड, अगर लेस देन है, इफ z माइनस z0 लेस देन r, देन इट इज इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सर्कल। इसके अंदर क्या बताएगा? जैसे ये सर्किल अगर ये ऐसे है, ये z0, ये डिस्टेंस r, तो इसमें ये अंदर के जितने भी पॉइंट है ना,
कहीं पर भी हो सकते हैं ये पॉइंट। इन सभी पॉइंटों को ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करेगी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो, जैसे अगर बाई चांस यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे इक्वल का साइन और लगा दें, तो इसका मतलब वो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सब पॉइंट क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। और सेम अगर इसमें लगा दे इक्वल का निशान साइन, इस वाले में यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दे, तो इसका मतलब इसमें भी फिर अंदर के और इसकी सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट है वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो अभी तो इसको हटा रखा हमने, खैर तो उम्मीद करता हूँ इतनी तो बातें क्लियर हो गई होगी। अब जैसे कहीं ये लिखा हो z माइनस 2 प्लस आयोटा, z प्लस 2 प्लस आयोटा इक्वल टू 1, इसका मतलब ये क्या है, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर कितना है, सेंटर -2, -1 और उसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। कहीं लिखा है z माइनस 3 आयोटा इक्वल टू जैसे 2, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये एक सर्कल जिसका सेंटर 0,3 और रेडियस 2, यानी जो भी पॉइंट लिखा ना आप उसको माइनस में लिख दो। जैसे ये था तो इसको ऐसे लिखना था z फिर -2 माइनस आयोटा, तो ये हो गया सेंटर, ये वाला। आई होप ये क्लियर है सारा पार्ट आपको। तो देखिए z माइनस z0 इक्वल टू r, ये हमने पढ़ा अभी। तो ये क्या थी, जो हमने पहले इक्वेशन निकाली है वो ये। अब मैंने दोनों साइडों में स्क्वायरिंग कर दी, z माइनस z0 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इधर r स्क्वायर। अब ये भी हमें पता है कि z इंटू जेड बार क्या होता है, मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा जा सकता है कि z माइनस z0 इंटू में z माइनस z0 का कॉन्जुगेट इक्वल टू r स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो z का कॉन्जुगेट माइनस z0 का कॉन्जुगेट इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पर किस चीज़ का यूज किया है, यहाँ पर ये z1 प्लस z2 या माइनस z2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 का कॉन्जुगेट फिर प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें तो z इंटू जेड बार, फिर माइनस में z इंटू z0 बार, फिर माइनस में z0 इंटू जेड बार, माइनस माइनस प्लस तो z0 इंटू z0 बार इक्वल टू r स्क्वायर। तो देखिए z इंटू जेड बार, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो z0, या चलिए माइनस कॉमन नहीं लेते, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया देखो, प्लस में तो माइनस का z0 बार इंटू में z, फिर प्लस में माइनस का z0 इंटू जेड बार, प्लस में z0 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, z0 का मैग्नीट्यूड, इसी प्रॉपर्टी से। अब देखिए z इंटू जेड बार। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको मैंने a बोल दिया, ये a इंटू जेड बार, तो ये क्या हो गया, ये हो गया a बार z, प्लस इसको बोल दिया मैंने b इक्वल टू 0, इस पूरे को। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन, इट इज इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, वेयर, जहां पे a क्या है, a है माइनस का z0 एंड b क्या है, b है z0 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इससे बताएं कि सेंटर कितना होगा, सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू माइनस a, और a क्या चीज है, a है माइनस फिर कोफिशिएंट ऑफ जेड बार, यानी जेड बार का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका नेगेटिव साइन, वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। और रेडियस की बात करें अगर, रेडियस ऑफ सर्कल, तो हम क्या कहेंगे, इससे r की वैल्यू निकाल लो, इस वाले एक्सप्रेशन से,
इस वाले एक्सप्रेशन से अगर आर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, रूट ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर माइनस बी, ये आ जाएगी इस इक्वेशन, इस सर्कल की रेडियस। अब आगे से आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये इस टाइप की जब भी कोई एक्सप्रेशन आएगा इस टाइप का, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल की इक्वेशन को। अब लेकिन सर्कल का सेंटर और उसकी रेडियस तभी बतानी है जब z इंटू जेड बार का कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। अगर किसी में यहाँ पर ऐसे है 2 इंटू जेड बार, तो पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर बताएंगे कि क्या रेडियस है, क्या सेंटर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हमेशा z और जेड बार का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तो अब आगे बढ़े, डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म। तो इसमें देखिए मैंने एक सर्किल बनाया, देखो ये एक सर्किल है, ये इसके, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, Z1, या इसको मैंने Z1 बोल दिया, इसको मैंने Z2 बोल दिया, और एक पॉइंट P यहाँ पर, इसको मैंने Z। ये वाला एंगल हमें पता है 90 होगा। अगर Z1 Z2 क्या है, एंड्स ऑफ डायमीटर, तो लेट Z1 एंड Z2 आर एंड्स ऑफ डायमीटर, क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। देन अब एक तो इक्वेशन देखो ऐसे लिखे हम कि ये एंगल 90 है। याद कीजिए कि आपको ये बताया था कि दो लाइनें हैं, अगर Z1 Z2 Z3, तो इनिशियल से फाइनल ऐसे लिखें तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z3 माइनस Z2, ये किसको बताएगा, ये इनके बीच के एंगल को बताएगा। याद आया कुछ? ये हमने आर्गुमेंट की जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी थी कि किसी दो लाइनों के बीच का एंगल कैसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पर भी उसी का यूज कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट तो है कि एंगल ए पी बी इक्वल टू 0 नहीं सॉरी π/2 है, ए पी बी इक्वल टू π/2। तो अब इस एंगल को अगर मैं लिखूं तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1, फिर या Z1 माइनस Z लिख देते हैं, देखो Z1 माइनस Z, चलो मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस माइनस π/2 दोनों लिख दिए, कोई भी आप कंसिडर कर लीजिए। जैसे Z1 माइनस Z, ये तो वो फाइनल हो गया, इनिशियल क्या होगा, Z2 माइनस Z इक्वल टू π/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दो Z माइनस Z1 अपॉन में Z माइनस Z2, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी क्या है π/2 ये एंगल ही है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट π/2 है तो इसका मतलब वो क्या है, एक प्योर रियल नंबर है। तो यहाँ लिखूँ 100, यानी ये भी देखो ऐसे कहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब वो भी क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है जहाँ पर Z1 और ये Z2, ये Z1 Z2 ये क्या है, उस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। और एक चीज़ और, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 आ रहा है, इसका मतलब वो प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज प्योर इमेजिनरी नंबर। और जो प्योर इमेजिनरी नंबर होता है उस नंबर का कॉन्जुगेट उसमें ऐड करें तो आंसर 0 आता है। देखो जैसे इफ़, ये आपको पहले आपने पढ़ा हुआ है ये प्रॉपर्टी में कि इफ़ Z इज प्योर इमेजिनरी देन Z प्लस Z बार इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसी चीज़ का यहाँ यूज किया जा रहा है। सो Z माइनस Z1 अपॉन में Z माइनस Z2 प्लस में Z बार माइनस Z1 बार अपॉन में
जेड बार माइनस जेड टू बार, इस पूरे का सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। देखो ये ऐसे भी इक्वेशन, ऐसे लिखा है तो वो भी सर्कल की इक्वेशन, ऐसे लिखा है तो वो भी सर्कल की इक्वेशन। और इसी को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें, देखिए ऐसे लिख दिया कि z माइनस जेड वन इन टू में जेड बार माइनस जेड टू बार, फिर प्लस में z माइनस जेड वन, फिर z माइनस जेड टू, यहाँ जेड टू इन टू में जेड बार माइनस जेड वन बार इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक इक्वेशन को 3 तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना, अगर ऐसे लिखा है ये वाला ऐसे, ये भी सर्कल की इक्वेशन है, ऐसे कहीं लिखा है तो वो भी सर्कल की इक्वेशन है, इस टाइप से लिखा हो तो वो भी सर्कल की इक्वेशन है। तो मैंने एक ही इसको 3 तरीके से बता दिया। अब आते हैं सेकंड, ये तो मैंने बताया फर्स्ट मेथड से, इसी को अब मैं दूसरे मेथड से ही बता रहा हूँ। देखो सेकंड, दूसरा क्या कि ये जो सर्कल मैंने बनाया था, देखो ये देखिए, हाँ ये जो सर्कल था कि अगर इसमें ये जो एंगल था ये 90 था, पाइथागोरस थ्योरम भी लगाई जा सकती है। यानी देखो AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, देखिए AP का स्क्वायर प्लस में PB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। उसी सर्कल को मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूँ। देखो ये दोनों, तो ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। जैसे सपोज इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया और इसको मैंने P बोल दिया। ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, बट AP को देखिए, ये था Z, तो A और P के बीच की डिस्टेंस ये हो गया Z माइनस Z1 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। P और B के बीच की डिस्टेंस तो Z माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। फिर A और B के बीच की डिस्टेंस तो ये हो गया Z1 माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो अगर कहीं पे इस टाइप से लिखा हुआ है कि दो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम, दो पॉइंटों के, एक पॉइंट की एक से डिस्टेंस, एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस, उनके स्क्वायर का सम उन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो फिर वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। वो भी क्या है, वो भी एक सर्कल की ही इक्वेशन है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब डायमेट्रिक फॉर्म, अब चलते हैं एक आर्क की इक्वेशन ऑफ एन आर्क। देखिए छोटी क्लासों में ये तो हमने पढ़ा है कि ये एक सर्कल ये बनाया, देखो हमने। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पर ये A पॉइंट Z1, B पॉइंट Z2। ये आपने पढ़ा होगा कि ये AB जो माइनर आर्क है, इस पे ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल सेम ही बनेगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। इसको बोल दिया मैंने P पॉइंट, ये हो गया Z। तो अब देखो अगर मैं ऐसे लिखूं, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन में Z माइनस Z2 इक्वल टू थीटा, तो ये किसकी इक्वेशन है, ये एक आर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यहाँ पर देखो Z1 Z2 क्या है, ये वाले दो पॉइंट है, ये वाले A और B। अब ये थीटा पाई अपॉन 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर थीटा, देखो इफ थीटा पाई बाई 2 देन इट इज ए सर्कल, क्योंकि अगर एंगल पाई अपॉन 2 बन गया तो फिर Z1 Z2 क्या हो गए, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर बन जाएंगे, जो हमने अभी पढ़ा था पहले, ठीक है। और एक चीज और
इफ थीटा इक्वल टू 0 और पाई देन इट इज स्ट्रेट लाइन। तब ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जब एंगल 0 हो गया यानी इसका मतलब क्या हुआ, जेड देखो Z2 Z1 सॉरी Z2 Z, ये Z2 है, ये Z2 ये Z, और फिर ये Z1 ये Z। इसका मतलब है कि Z1 Z को ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी ये एंगल अगर 0 हो गया, ये एंगल 0 होने का मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर, तो फिर ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन लिखा होगा ना, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन में Z माइनस Z2, उस वक्त ये किसको बताएगा, उस वक्त ये एक स्ट्रेट लाइन को बताएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें इधर जो एंगल बनेगा ना, इसमें माइनर आर्क पे ये वाला एंगल बनेगा, अगर ऊपर थीटा है तो ये वाला एंगल होगा पाई माइनस थीटा। यानी अगर Z1 Z2 मेजर आर्क पे एंगल बना रहे हैं तब तो थीटा, और अगर माइनर आर्क पे एंगल बना रहे हैं तो पाई माइनस। अब पता कैसे लगेगा, अब देखो इसमें थीटा की वैल्यू है ना, ये बताएगी हमें, कुछ आइडिया देगी कि अगर थीटा अगर 0 से बड़ा है, यानी थीटा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो एंगल लिया है ना, ये एंगल ये ऐसे लिया है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये हमारा फाइनल वेक्टर होगा, ये मेरा इनिशियल वेक्टर होगा। और अगर थीटा को नेगेटिव गिवन है तो इसका मतलब एंगल को इस टाइप से काउंट किया गया, ये हमारा फाइनल वेक्टर होगा और ये हमारा इनिशियल वेक्टर होगा। अब आर्गुमेंट जब भी लिखते थे ना, तो इसमें ऊपर तो फाइनल वेक्टर लिखेंगे, आर्गुमेंट फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जैसे आपको लग रहा होगा कि ये क्या बताया, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन है का फाइंड द सेंटर ऑफ द आर्क, यानी ये किस पाई अपॉन 4 है ना, तो इसका मतलब ये एक आर्क को बता रहा है। अब वो आर्क, उस आर्क से एक सर्किल अगर हम पूरा बनाएं तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा ना, यानी आर्क का जो सेंटर कहते हैं, उस पूरे सर्किल का जो सेंटर, वो हमें फाइंड करना है आर्क। तो चलिए जैसे मैंने ये बनाया, देखो ये पहला ऊपर वाला पॉइंट तो हो गया 3 आयोटा, तो 3 आयोटा तो यहाँ हो गया 0,3। नीचे है Z माइनस 2 आयोटा, इसको ऐसे लिख देंगे Z माइनस 2 आयोटा माइनस 4, यानी माइनस का 4, इधर तो -4 और प्लस में 2 आयोटा, तो इधर ऊपर ऐसे ये वाला हो गया, ऐसे ये वाला पॉइंट हो गया -4, 2 ऐसे। अब एक तो इधर आर्क बन सकता है ऐसे, ठीक है, या फिर मेजर आर्क इधर बन जाए, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि इधर ना बन के मेजर आर्क इधर बन जाए ऐसे इस साइड में। तो अब कौन सा करेक्ट होगा मेजर आर्क, उधर ऊपर वाला या नीचे वाला? ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा? अब इसको पता लगाने के लिए देखो जो मैंने अभी ये बताया, फाइनल वेक्टर इनिशियल वेक्टर। देखो हमारा फाइनल वेक्टर तो कौन है, Z माइनस 3 आयोटा। तो देखो अगर मैंने Z को इधर लिया, इस पे इधर Z, ये हो गया PZ, तो Z माइनस 3 आयोटा वाला तो ये वेक्टर हो गया, फिर Z माइनस 2 आयोटा प्लस 4 वाला ये वाला वेक्टर हो गया, और ये वाला फाइनल है और ये वाला हमारा इनिशियल। जो ऊपर है वो फाइनल, जो डिनोमिनेटर में वो इनिशियल। और तो एंगल ऐसे जाएगा, इनिशियल से फाइनल में एंगल ऐसे जाएगा, और ऐसे में एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये वाला करेक्ट है। अब कोई किसी ने बाई चांस ऐसे ये वाला बनाया होता है ऐसे, तो वो ऐसे बनाता, फिर ये वाला यहाँ Z लेता वो, तो उसका देखो ये तो होता फाइनल और ये होता इनिशियल, तो उसका इनिशियल से ही तो फाइनल में जाते हैं ऐसे। तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है ना, इसमें तो थीटा क्या होता है, <0 होता, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, पाई अपॉन 4 दिया है। समझ में आई ना बात आपके? तो इसका मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला सही नहीं होगा, जो बाद में जो बनाया मैंने। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी कि ऊपर की तरफ ही क्यों बन रहे हैं। और नाउ
अब ये इसका सपोज ये इसका सेंटर ही है, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने बोल दिया ये तो जेड, इसको जेड नॉट बोल दिया, सेंटर को जेड नॉट। अब ये ऊपर वाला एंगल दे रखा है हमें, देखो ऊपर वाला एंगल यानी ये, इसको थोड़ा सा सही करता हूँ मैं, ये वाला है π/4, तो ये वाला कितना हो गया π/2, ये तो हमें पता ही है, ऊपर π/4 होगा, ये वाला π/4 होगा इधर, तो ये वाला कितना हो गया, ये π/2 हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इन दो के बीच में देखो वही लिखा मैंने, अब रोटेशन थ्योरम का यूज कर लो, या तो कि ये एंगल अगर π/2 है तो जेड नॉट, देखो अब इधर से, अब यहाँ पर आपके पास, चलो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये तो है -4 2, ये ले लिया 0 3, ये एंगल है π/2 और इस पॉइंट को बोल दिया जेड नॉट। तो इस एंगल को मैंने ऐसे काउंट किया इधर, तो ये डायरेक्शन मैंने क्या ली ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज तो यानी पॉजिटिव। तो अब अगर मैं लिखूँ फाइनल वेक्टर मैंने क्या लिखा, जेड नॉट -3 आयोटा डिवाइड में जेड नॉट माइनस में 4 + 2 आयोटा इक्वल टू e की पावर आयोटा, इनके बीच का एंगल कितना है π/2, तो जेड नॉट -3 आयोटा अपॉन में जेड नॉट +4 + -2 आयोटा इक्वल टू e की आयोटा π/2 कितना होगा cos π/2, cos π/2 कितना होता है 0 हो गया, यानी ये कितना आ गया आयोटा आ गया। तो इसके इधर मल्टीप्लाई किया मैंने, जेड नॉट -3 आयोटा इक्वल टू आयोटा जेड नॉट, फिर प्लस में 4 आयोटा और +2, तो इधर आ गया जेड नॉट इंटू 1 - आयोटा इक्वल टू, ये इधर आएगा 4 और 3 7 आयोटा +2, तो जेड नॉट आ जाएगा 2 + 7 आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा, इसको 1 + आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया जेड नॉट इक्वल टू 2 + 2 आयोटा, फिर 7 आयोटा, फिर माइनस में 7 और डिवाइड में 1 + 1, 7 और 2 9 आयोटा, सॉरी 2 - 7 माइनस का 5 + 9 आयोटा अपॉन 2, यानी जेड नॉट आ गया -5/2 प्लस में 9/2 इंटू सेंटर बन गया माइनस का 5/2 कॉमा 9/2। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। कंडीशन 4, कंडीशन 4 पॉइंट्स टू बी, यानी 4 जो पॉइंट हैं वो एक सर्किल पे लाई करें तो उनको हम बोलते हैं कॉनिसाइक्लिक पॉइंट्स। तो उसके लिए देखो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन बनाते हैं उसके लिए। तो ये एक सर्किल बनाया मैंने, तो देखो सर्किल में 4 पॉइंट लिए, इस पे पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये पॉइंट ले लिया बी, ये पॉइंट ले लिया सी, ये पॉइंट ले लिया डी। कॉरस्पॉन्डिंग इनके फिक्स हो गए Z1, Z2, Z3 एंड Z4। इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, देखो ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर ऐसे। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम अगर मैं लूँ, इसको मैंने लिया है ऐसे, इस एंगल को मैंने ऐसे काउंट किया है और इस एंगल को इस टाइप से काउंट किया। अब आप देखो कि एंगल ए प्लस में एंगल सी, इनका सम कितना होगा 180 होगा पाई। तो एंगल ए को अगर मैं लिखूं, देखो ये इधर से ऐसे गया, तो ये तो हमारा हो गया फाइनल वेक्टर, ये हमारा हो गया इनिशियल वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर को अगर लिखूं, इस एंगल को मैं लिखूं आर्गुमेंट ऑफ Z4 - Z1
डिवाइड में Z2 माइनस Z1। ये तो हो गया एंगल A। फिर इसको लिखूं तो ये इधर वाला हमारा इनिशियल वेक्टर हुआ CD, और C से B हमारा हो गया फाइनल वेक्टर। तो इधर देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z4 माइनस Z3, Z4 माइनस Z3 इक्वल टू पाई। अब आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो इनको मल्टीप्लाई में लिख दें हम। आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z1, फिर इनटू में Z2 माइनस Z3 डिवाइड में Z4 माइनस Z3। ये इस पूरे का आर्गुमेंट क्या हो गया? पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये पूरा नंबर, ये पूरा, इसका आर्गुमेंट रियल है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? प्योरली रियल है। सो Z4 माइनस Z1 इनटू में Z2 माइनस Z3 फिर डिवाइड में Z2 माइनस Z1 इनटू में Z4 माइनस Z3 इक्वल टू, ये क्या है? प्योर रियल नंबर। एक 2019 में या शायद 20 में, 19 में आया एक इस पे क्वेश्चन, ये कोनिसाइक्लिक पॉइंट है, JEE एडवांस 2019 में। अब अगर देखो कोई नंबर प्योर रियल है तो उसके लिए वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z4 माइनस Z1 इनटू में Z2 माइनस Z3 डिवाइड में Z2 माइनस Z1 फिर इनटू में Z4 माइनस Z3 इक्वल टू इस पूरे का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएंगे, फिर Z4 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, फिर Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z3 का कॉन्जुगेट, इस पूरे के डिवाइड में Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, फिर Z4 का कॉन्जुगेट माइनस Z3 का कॉन्जुगेट। तो ये जो कंडीशन आई निकल के, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है 4 पॉइंटों के कोनिसाइक्लिक होने की कंडीशन। अब कुछ स्टैंडर्ड लोकस हैं, देखो उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड लोकस, कुछ नहीं, जो हम बेसिक इक्वेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशन है किसकी? इलिप्स की, ठीक है, पैराबोला की, सर्कल की, उन्हीं के बेस पे बस स्टैंडर्ड लोकस है कुछ, जिसमें फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका लोकस। तो अगर देखो ऐसे ही, ये हम पढ़ चुके हैं, हालांकि जैसे ये Z1 है, ये Z2 है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसकी ये डिस्टेंस इक्वल होगी। तो इसका मतलब कहीं पे ऐसे लिखा है Z माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड और Z माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z की Z1 से Z की Z2 से डिस्टेंस, तो Z किस पे लाई करेगा? यानी Z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट joining Z1 एंड Z2, यानी Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, उसका जो होगा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है कि अगर ऐसे लिखा कहीं पे Z माइनस Z1 फिर Z माइनस Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z2, तो इसका मतलब लोकस ऑफ Z is a line segment of joining
Z1 एंड Z2, Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो है, ठीक है, Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, उस पर क्या लाई करेगा, उस पर Z लाई करेगा। तो देखो जैसे कैसे, जैसे यहाँ Z1 यहाँ Z2, सपोज Z यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस तो हुई Z माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस होगी इतनी Z माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड। और अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस की बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी होगी, ये होगी Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड देखो, Z माइनस Z1 फिर माइनस में Z माइनस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, देन locus of Z is a ray। कैसे देखो, जैसे इस बार मैंने ये लिया Z1, यहाँ पे है Z2, पॉइंट Z को इधर ले लिया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई है, ये तो होगी Z और Z1 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इसमें से अगर मैंने ये डिस्टेंस निकाल दी Z माइनस Z2 की डिस्टेंस, तो ये जो बची ये क्या बच गई, Z1 माइनस Z2 की। यानी इस केस में जो Z लाई करेगा Z, वो इस पॉइंट से इस साइड में लाई करेगा कहीं इधर, यानी इस साइड का ये वाली जो होगी ना, ये रेड वाला जो है, ये लोकस होगा किसका, Z का। Z इसी साइड में, इस साइड में ही लाई कर सकता है और इस साइड में लाई नहीं कर सकता। चलिए ये तो हुआ थर्ड। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ देखो इसी से ही है कि अगर मैं इस थर्ड के मॉडुलस लगा दूं पूरा, देखो थर्ड तो ये था ना Z माइनस Z1 फिर माइनस में Z माइनस Z2, इसमें तो क्या था कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी हमेशा, इस वाले में तो हमेशा पॉइंट इसी साइड में था, इस साइड में, इसी साइड में था, इस साइड में, ठीक है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि हर बार वही डिस्टेंस ज़्यादा हो। अब क्या किया, इस पूरे के मैग्नीट्यूड लगा दिया, देखो पूरे के, यानी अब ये वाली डिस्टेंस भी ज़्यादा हो सकती है, तो इक्वल टू में Z1 माइनस Z2। तो इस बार भी देखिए वही, ये Z1 ये Z2। तो अब इस बार जो है ना पॉइंट Z पॉइंट, वो इस साइड भी लाई कर सकता है, इधर भी, इधर वाला भी, और इस साइड भी लाई कर सकता है, यानी Z इधर होगा इस साइड में, या तो इधर या फिर इस साइड में, यानी इस बार रे होगी तो रे, लेकिन इस साइड में भी होगी और इस साइड में भी होगी, दोनों साइडों में होगी इस बार। पिछली बार एक ही तरफ थी, उधर मैंने Z इस साइड में लिया था क्योंकि Z की Z1 से डिस्टेंस बड़ी थी, ठीक है, Z की Z1 से डिस्टेंस, ठीक। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर कि अगर Z माइनस Z1 की डिस्टेंस प्लस Z माइनस Z2 की डिस्टेंस ये इक्वल टू K क्या है, K कांस्टेंट है, बट K की वैल्यू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से बड़ी होगी, यानी इनके बीच की डिस्टेंस से ज़्यादा होगी। तब ये देखो, ये SP प्लस H' इक्वल टू K, यानी ये किसकी इक्वेशन हो गई। अब ये एक इक्वेशन होती है इलिप्स की। क्यों होती है इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी बस आपको लिखा रहे हैं। इसके लिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा पूरी, उसमें आएगा कि ये S और H' इन दोनों डिस्टेंस का सम जब भी कांस्टेंट होता है, बस वो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी। तो इस केस में लोकस ऑफ Z क्या होगा, इलिप्स होगा, लोकस ऑफ Z एन इलिप्स, जिसमें Z1 Z2 क्या होंगे, उसकी फोकस होगी, फोकई होगी। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट में कि Z माइनस Z1 फिर माइनस में Z माइनस Z2, इसका मैग्नीट्यूड, ये भी क्या K, इसमें भी K क्या होगा, K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट, बट K जो है वो लेस देन है मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 से। तो इस बार जो होगा ना, ये भी वही है, देखो
एस पी माइनस एच डैश पी, ये क्या के। तो इस बार जेड होगा एक हाइपरबोला, यहाँ पर ये एस ये एच डैश, ठीक, पी पॉइंट जैसे यहाँ पर हो गया ये पी पॉइंट। इस बार लोकस है, लोकस ऑफ जेड इज ए हाइपरबोला, जहाँ पर ये Z1 Z2 क्या है, Z1 Z2 उसकी फोकई है। तो देखिए इतने कुछ स्टैंडर्ड लोकस थे जो मैंने लिखा दिया। हालांकि सर्किल वाले जो लोकस थे कि एक आर्क होता है ना, वो आर्क सर्किल कब बताएगा, जब उसका एंगल है आर्क का π/2, ये तो हम पढ़ चुके। ये वो चीज़ें थी जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं थी स्टैंडर्ड लोकस में। तो हालांकि इसमें भी ये चीज़ पढ़ रखी थी हमने, फर्स्ट वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जेईई एडवांस के, उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।